बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका नसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर हलचल चलती रहेगी, लेकिन जहां इकॉनमी की कश्ती डामाडोल होने लगे वहां मामला गड़बड़ हो जाता है। और पाकिस्तान के साथ कुछ इसी तरह से हो रहा है। जहां सियासी रस्साकशी हो रही है, वहीं हम लोगों को इकॉनमी की तरफ किसी का ध्यान नजर नहीं आ रहा। बजट सर पे आ गया है, IMF हमसे नाराज है, मामला किधर जाने वाले हैं। आज की टॉप स्टोरी यही होगी। टॉप स्टोरीज की तरफ ही चलते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किस तरह कर रहे हैं। वेल, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बजट सर पे और IMF नाराज है, और IMF की नाराजगी का कोई हल हमें मिल नहीं रहा है, और इसके अलावा प्लान भी हमें बता नहीं रहा कोई हल्के, किसी हुकूमती हल्के से भी पता नहीं चल रहा है। जिस प्लान बी की आयशा गौस पाशा साहिबा ने बात की थी, वो प्लान बी असल में है क्या। अब हम लोग जो हैं वो उनकी तरफ भी देख रहे हैं जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है, हम लोग दोस्तों की तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन कब हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, ये अहम सवाल है। दूसरी तरफ हम जाएंगे तो बात करेंगे कि सियासी मंजरनामे के ऊपर जोड़ तोड़ तो चल ही रही है, लेकिन तोड़ जोड़ ज़्यादा नज़र आ रही है इस टाइम पर। आज जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर निकल के उन्होंने जेल से बातें की, ये सवाल कोई नहीं लिया मीडिया का। कल मुलाकात करेंगे, बड़ी अहम मुलाकात करेंगे, और उसके बाद फिर बातचीत हो सकता है करें या ना करें, इस बारे में भी बात करेंगे। दूसरी तरफ जो बाकी सियासी जमातें हैं वो भी अपनी जोड़ तोड़ कर रही हैं। सबसे पहले ज़रा इकॉनमी की तरफ चलते हैं। वफाकी हुकूमत ने इस एक साल के अंदर, पिछला जो एक साल गुजरा है उसके अंदर 14 अरब से ज़्यादा का कर्जा ले लिया है IMF से और बाकी जगहों से। अप्रैल 2022 के अंदर जब ये गवर्नमेंट आई तो उस टाइम पर मजमूई कर्ज का हजम पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 43,405 अरब रुपए था, और अप्रैल 2023 के अंदर ये बढ़कर इस टाइम पर 58,000, तकरीबन आप कह लें कि 58,600 के करीब ये आ चुका है, अरब रुपए के करीब आ चुका है। एक साल के अंदर ये जो वाजिबुल अदा बैरूनी कर्जे हैं, इनका हजम इस टाइम पर 7,259 अरब रुपए से बढ़कर 22,000 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। यानी ड्रास्टिक इजाफा हुआ है, और इसके अंदर कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल सूरत हाल के अंदर है। ऐसे में इसहाक डार साहब की, जैसे मैं अक्सर ही कहा करती हूँ, कभी कभी बढ़ के ही लगती हैं वो, कि आई विल डील विद IMF, मैं देख लूँगा। शुरू में ये बात कही, और अब जो है वो IMF से बातचीत हो रही है, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा। आर्म ट्विस्टिंग पॉलिटिकल करता है IMF ने पॉलिटिकल एक बयान देकर ये जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के मैटर्स के अंदर वो सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी के मैटर्स तक नहीं रहेगा, सियासत पे भी जाएगा। इसी हवाले से हम बात करेंगे कुछ इकोनॉमी और ऑब्वियसली पॉलिटिकल इकोनॉमी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स को और इकोनॉमी को अलग अलग करना बड़ा मुश्किल हो गया। और सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे प्योरली सियासत पे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। इकोनॉमी बात करने के लिए हमारे साथ खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, आपने ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिक्स का इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर भी बात करेंगे। जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट फाफिन है, सीनियर एनालिस्ट हैं। दो टोक बात करते हैं। बारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू एज वेल। खाकान साहब, सबसे पहले आपसे ही स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के किसी ज़माने के अंदर हमारे पाकिस्तान में कहा जाता था टके जितनी जो है वो औकात नहीं है। अभी मैं टके की औकात आपको सामने रखूं तो पाकिस्तान का एक जो रुपया है वो एक टके के बराबर भी नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। बांग्लादेश की इकोनॉमी इस टाइम पर इतनी आगे चली गई है कि हम लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते। 1990 के अंदर बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से 3 मरतबा गया है IMF, और पाकिस्तान जो है वो 11 मरतबा जा चुका है अभी तक IMF। अब हम IMF के पीछे फिर रहे हैं कि भाई हमें पैसे दे दें। IMF हमें पैसे देने को तैयार नहीं है, बी इट द पॉलिटिकल रीजन और व्हाटसोएवर। लेकिन हम लोगों के आसार फिर भी इस बार भी जाकर ख़त्म नहीं हो रहे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। हमारे आसार अभी भी मौजूद हैं कि हमने फिर IMF की तरफ जाना है। इस वाले मामले को ख़त्म होने के बाद, इस तमाम सूरत हाल के ख़त्म होने के बाद एक बार फिर IMF का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। हमने अपने पाँव पे खड़े नहीं होना खाकान साहब, या हमने काट के फेंक दिया पाँव? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो एक तो याद रखिए कि शॉर्ट टर्म में मैं पिछले 12 माह से कह रहा हूं कि आपके पास IMF के अलावा कोई और प्लान बी हो नहीं सकता। ये नहीं है कि आप करें या ना करें, देयर इज नो प्लान बी। इंटरनेशनल आर्किटेक्चर में जिन ममालिक में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी कि जो बैरूनी खसारा हद से बढ़ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ड्रॉप कर जाते हैं, IMF ही वो फाइनेंशियल डॉक्टर है ICU का जो आपको इस चीज में से निकाल सकता है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 2021 दिसंबर में 18 अरब डॉलर के थे। आज मैं आपसे 4 अरब डॉलर पे बात कर रहा हूँ।
इस माह में तकरीबन $4 अरब की पेमेंट सर पे खड़ी हैं, उसमें कुछ रोल ओवर भी हो जाएगा, कुछ चाइना हमें फाइनेंस भी कर देगा, फिर भी प्रेशर रहेगा। रुपए की कदर में नीचे जाने की सबसे बड़ी वजह सप्लाई ऑफ डॉलर्स की शॉर्टफॉल है। एक टर्म मैं यूज कर रहा हूं पिछले 12-14 माह से, पाकिस्तान इज इन अ सेवियर डॉलर लिक्विडिटी क्रंच एंड यू आर नॉट कमिंग आउट ऑफ इट। उसको करने के लिए आपने अपनी पूरी इकोनॉमी को बंद कर दिया, इंपोर्ट्स बंद किए आपने, कदगन लगाई आपने, एलसीज खोलने से इनहराफ किया। उससे क्या हुआ? आपकी रुपए की कदर वीक हुई, आपकी इन्फ्लेशन मुल्क में बढ़ी, आपकी सप्लाई साइड शॉर्टेजेस हुई, आपकी एक्सपोर्ट हर्ट हुई। दिस इज नॉट अ गुड स्टोरी टू टेल बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। मैं आज भी ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को आईएमएफ के प्रोग्राम में लकीली कोविड के बाद वी वर इन अ प्रोग्राम। जस्ट सोचिए आप इस बात को कि बांग्लादेश $35 अरब के ज़खायर के साथ वेंट इनटू एन आईएमएफ प्रोग्राम आफ्टर पाकिस्तान। अब आप कहेंगे अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हैं तो फिर क्या होगा? इसकी मिसाल भी आपके रीजन में है। श्रीलंका डिफॉल्टेड, व्हाट डिड दे डू आफ्टर दैट? दे वेंट इनटू एन आईएमएफ प्रोग्राम। रुपया श्रीलंकन ₹360 का था व्हेन दे वेंट इनटू एन आईएमएफ प्रोग्राम। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो ₹292 का है vis-a-vis dollar. So look at this from a very very clear लेकिन perspective. साहब मुझे बताइएगा you're rightly pointing towards the evident thing that's written on the wall के IMF के अलावा इस टाइम पर शॉर्ट टर्म के लिए तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन फिर स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस आयशा गौस पाशा साहिबा क्या कह रही हैं? वो तो कह रही हैं कि हमारे पास प्लान बी है। व्हाट कुड पॉसिबली अ प्लान बी बी जो कि एन बजट से कुछ दिन पहले की लिए हम ढूंढ रहे हैं? चले, मैं उनकी तो माइंड को रीड किए बगैर मैं आपको बता देता हूं कि आप मुझे कहती हैं कि अच्छा जी मैंने आईएमएफ नहीं करना फॉर सम स्ट्रेंज रीजन, तो आप क्या करेंगे? तो मैं ये करूंगा कि आई विल हैव टू पिक अप द फोन एंड कॉल अ फ्यू एम्बेसडर्स। आई विल हैव टू आस्क देम एंड द फर्स्ट कॉल विल बी जो आपको इस वक्त आईएमएफ के बावजूद फंड करने को अभी आपको $2 अरब दे दिए हैं वापस बगैर आईएमएफ में जाए। सो आई वुड हैव टू कॉल देम, आई वुड हैव टू आस्क कि मुझे एक ब्रिजिंग सपोर्ट चाहिए बिकॉज मैं हुकूमत के मेरी नई आनी है, फिर एक और गवर्नमेंट आनी है। तो मुझे पास थ्रू दे दिया एंड से कि मुझे तेल जो है वो आप डिफर्ड ऑयल पेमेंट पे दे दीजिए, ताकि मतलब दिस इज द बट कि ये सिर्फ मैं आपको ड्रिफ्ट करवा सकता हूं इस वक्त से कि आप मुझे 3-4 महीने और कहें मैं बाय करवा दूं आपको। पर अगर आप कहें कि मैं आईएमएफ के बगैर आपको अगले साल के $25 अरब जमा कर दूं, तो आप यकीन रखिए कि यू नो आई हैव वर्कड विद द गवर्नमेंट फॉर 11 इयर्स। पाकिस्तान का 13 साल का प्रोग्राम मैंने एंकर किया है डार साहब के साथ ही बैठकर। करंट प्रोग्राम को साइन कराने में भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया है विद द पीटीआई गवर्नमेंट। यकीन कीजिए कि नहीं है कोई चारा, ये इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है। पर यहाँ पे रुकिए ना, अब आपको देखे ना, ये तो हो गए। अब आपने दूसरा सवाल भी बहुत अच्छा रखा कि ये तो मैंने आपको कह दिया शॉर्ट टर्म। अब आप पूछे कि यार फिर सारी उम्र आईएमएफ के ही दरवाजे पे जाते रहना है कि खुद भी कुछ करना है? ये फैसला तो आपने, मैंने और जो इस वक्त रुफका बैठे हैं उन्होंने करना है। अब आप बजट देने जा रहे हैं, इसमें बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। अब आप बजट में देखिए ना, पहले टैक्सेशन साइड डील कर लेते हैं। आपने तय किया कि मैंने रियल एस्टेट पे टैक्स नहीं लेना, आपकी मर्जी है, मतलब आपको आईएमएफ ने कुछ नहीं कहा। आपने टैक्स एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो कभी आप कहते हैं प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, कभी आप कहते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकती, आप कलेक्ट नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी है। आप कहते हैं कि मैंने इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाना, करोड़ हार रुपए की। अभी मैं आपसे ऑफलाइन बात कर रहा था ना, जब मेरे वालिद, अल्लाह उनको बहुत जिंदगी दे लंबी, जब वो नहीं रहेंगे तो उनका जो घर मुझे ट्रांसफर होगा मैं उस पर क्या टैक्स दूंगा? 0। अगर मैं काम कर रहा हूँ जब अमेरिका में और मेरे वालिद से जब वो ट्रांसफर होगा तो मुझे एक इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? इसलिए देना पड़ेगा ताकि मैं अपनी जो कमाई है जो मुझे ट्रांसफर हो रही है वो मैं शेयर कर सकूं सोसाइटी। आपने नहीं लगाया। अब मैं आपको इससे भी मजे की बात बताता हूँ। ये आपने फैसले किए हुए हैं कि हमने अमीरों को अमीर होने देना है और गरीबों को वहीं पे रखना है। अब इससे मजे की ये बात है कि मैं एक हाई इनकम अर्नर हूं मुल्क में और मेरा पर्सनल इनकम टैक्स आप कहिए कि 25% पे चार्ज होता है। आप मुझसे भी ज्यादा अमीर अर्नर हैं बिकॉज आप यू आर अ लीडिंग एंकर, आपका 30% है। लेट्स से आप जाके पैसे रखती हैं बैंक में, आपको पता है कि आप उस बैंकिंग इनकम पे सिर्फ 15% टैक्स देंगी जब आपको देना चाहिए 30%। अब ये भी मैंने आपको एक मराद दी हुई है। इसी तरह डिविडेंड इनकम पे इसी तरह की चीजें हैं। देखिए फैसले कीजिए कलीदी,
और खुद कीजिए। खाकान ये साहब, किसने आपको कहा? खाकान साहब, वैसे ना आप मेरे पीछे एफबीआर लगाना चाह रहे हैं, मैं गरीब सी एंकर हूँ, लेकिन आई नहीं कंप्लीटली लगाया। अंडरस्टैंड योर पॉइंट, जहां आप ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत सारी टैक्स छूट दे दी है। जन साहब, मैं अगर ऑनेस्टली, अगर कोई मेरा ऐसा दोस्त हो जो हर दूसरे महीने कॉल करके उधार मांगना शुरू कर दे और बोले कि जो उधार पहले था वो भी आगे कर दें, आगे का उधार भी दे दें, और उसके आगे हो सकता है 2 महीने बाद में फिर आपसे उधार मांगने आऊं, जन साहब, आप ऐसे दोस्त की कॉल कुछ अरसे बाद सुनना बंद नहीं कर देंगे, जिसको आपको पता है कि पिछले 25-30 साल से ये यही कर रहा है और इसने आगे भी यही करना है और इसने सही नहीं होना है? तो पाकिस्तान अपने दोस्तों की वो जो पेशेंस है उसको कुछ ज्यादा टेस्ट नहीं कर रहा? देखिए, वो हमारे एक रस्टिंग सेइंग है, खाकान साहब शायद ना पता हो, बारी साहब मैं समझ सकते हैं इस चीज को, कि जे तुसी यार तो पिछा छुड़ाना कर्जा दे दो, उसके बाद तेरा यार तारी को दोबारा आएगा नहीं तारे को। देखिए, सारी जो बातें कर रहे हैं ये सेंसिबल बातें हैं, और हुकूमत के लिए आपको सेंसिबल लोग चाहिए। मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि हाउ डिड वी फाइंड डार साहब एज एन इकोनॉमिस्ट। ही इज जस्ट अ एकदम बुक बैलेंसर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इकोनॉमी इज फार बिगर, और उसके लिए आपको बड़ी विजन और सोच चाहिए। मैं ये तो निटी-ग्रिटी मैं नहीं समझता। मुझे बताइए कि एक साल में ये तय नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अगर पाकिस्तान के 2 सेक्टर बेसिकली मैं बात करना चाहता हूँ, एक तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको आपने डेवलप करें तो वो शॉर्ट टर्म डिविडेंड्स आपको दे सकता है। आप कितना खाना बाहर से मंगाते हैं, कम से कम उसमें कमी हो सकती है। दूसरा जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हम हैरान ये हैं कि भाई जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वर्ल्ड का ट्रेड का, यू कैन करेक्ट मी, खाकान कैन करेक्ट मी बिकॉज मे नॉट बी राइट, कि ओनली 6% है वर्ल्ड ट्रेड का। उसमें से हमने हिस्सा कितना लेकर रखा हुआ है, उसमें हम कितना बढ़ा लेंगे, कितनी हम उसमें डेवलपमेंट करके ले जाएंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, बाकी जहां पे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जिसमें हमने कार इंडस्ट्री ला के जो हमें फ्रीज कर रहे हैं, हुकूमत को भी हमें भी जिस तरीके से फ्रीज कर रहे हैं, वी थिंक दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दुनिया A1 इंटेलिजेंस तो पता नहीं कहां कहां पहुंच चुकी है आईटी में, हमने उसको डेवलप करने का कोई काम किया है उससे? कुछ तो हो ना हमारे, जहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़ें जनरल साहब, यहाँ रियल इंटेलिजेंस का फुकदान हो गया। आप आर्टिफिशियल भाई वो इससे मैंने पहले क्या दिया ना, जब मैंने बात की कि ये समझने के लिए कि भाई मैं आपसे ये कर रहा हूँ, कल मैं सुनता प्राइम मिनिस्टर कह रहे जब तरक्की शुरू होगी, कहां से तरक्की होगी भाई? आपका जो इकोनॉमी का जो है पूरा हजम है, दैट इज अबाउट 300-400 मिलियन डॉलर्स, वो भी कम हो गया आपका। आप इसमें कितनी तरक्की कर लेंगे, कहां से तरक्की कर लेंगे, कहां से आपके पास दौलत आ जाएगी? क्या आपका बैकअप सपोर्ट है? ये हम तनख्वाहें बढ़ा देंगे, वो किस चीज पे बढ़ाएंगे आप तनख्वाहें? राइट, ठीक। अच्छा बारी साहब, पाकिस्तान की इस टाइम पर कुल आबादी 25 करोड़ के करीब है। इस साइज का ह्यूमन रिसोर्स हो और आप उसको सही सिम्त भी ना दे सके, आप उसको यूटिलाइज भी ना कर सके, एक ऐसे मुल्क के अंदर जहां लेबर बहुत चीप है, आप एक मैन्युफैक्चरिंग जाइंट ना बन सके, तो फिर तोहफे हमारे फैसला करने वालों के ऊपर और हमारी स्ट्रैटेजी और पॉलिसी के ऊपर। आप बड़ा पब्लिक सेक्टर को बड़ा कीनली देखते रहे हैं। पाकिस्तान के इकोनॉमी के अंदर जो बढ़ोतरी के अंदर हर्डल्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग साइड पर हर्डल्स हैं, जो रेड टेपिज्म है, इसको खत्म करना पॉसिबिलिटीज में से भी है अभी, क्योंकि 75 साल के अंदर बढ़ती ही रही ये चीजें, कम तो नहीं। देखिए, पहली बात तो हमें यह समझने की जरूरत है, जब हम पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं तो ये देखना है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसकी डिसीजन मेकिंग किसके पास है। मेरा अपना ख्याल है कि बहुत अरसे तक हम कहते रहे फ्यूडल्स का जो है वो हेजमनी है, हम कहते रहे कि सरमायादारों की है, सनतकारों की है, और फिर अभी हाल ही में ये बहुत एक बज़वर्ड बन गया है एलीट कैप्चर की। मैं समझता हूँ एलीट दुनिया में हम देखते हैं, तारीख पढ़ते हैं, एलीट जो है वो मेरे हवाले से तो नहीं, लेकिन एक हवाले से एलीट को एक रिस्पॉन्सिबल जो ग्रुप है, पावरफुल लोग जिनकी स्टेट मशीनरी के ऊपर गिरफ्त होती है, वो कुछ अपने लिए भी कमाते हैं और कुछ जो रियासत है और उसके शहरी हैं उसके उनका भी ख्याल रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि असल में वी आर नॉट बीइंग रूल्ड बाय एलीट, वी आर नॉट बीइंग कैप्चर्ड बाय द एलीट, वी आर बीइंग कैप्चर्ड बाय प्लूटोक्रेट्स। और ये यूनानी जुबान का लफ्ज है कि जब सियासत के ऊपर
लूटर्स और प्लंडरर्स का रूल हो जाए तो उसको हम प्लूटोक्रेट्स कहते हैं, कि वो पैसे के बलबूते पर उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तारीख में हमें मालूम है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले गिल्ड्स होते थे, गिल्ड्स के अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते थे, को जो लोग लायक होते थे उनको पूरी गिल्ड सपोर्ट करता था। यूनियंस होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं, उनके अंदर एक डेमोक्रेसी होती है, वो फंक्शन करती है, अपने मेंबर्स का ख्याल करती है। राइट यहाँ पर जो रूलिंग ग्रुप है वो मैं एलीट नहीं समझता, वो है बेसिकली जिनकी दिलचस्पी सिर्फ खुद पैसे बनाने में है, चाहे वो हमारे जिनके नाम हम नहीं ले सकते वो हो, चाहे वो हमारे सनतकार हैं, चाहे वो हमारे जागीरदार हैं। असल में वो ज़राअत को तरक्की उन्होंने नहीं दी, उन्होंने सनत को तरक्की नहीं दी। नवाज शरीफ साहब के पिछले दौरे इक़्तिदार में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है पाकिस्तान में, हमारी और बांग्लादेश में, जिसकी अपनी कॉटन को इतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमारी है, वो कॉटन की और गारमेंट इंडस्ट्री में हमसे आगे निकल जाता है। वियतनाम हमसे बहुत आगे निकल जाता है। तो बुनियादी मसला पॉलिटिकल है कि हमारे ऊपर रूल कौन कर रहा है। अभी यूएनडीपी की एक स्टडी है कि पाकिस्तान जो है एलीट को, जो सो कॉल्ड एलीट में इसको कहता हूँ, 17.4 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दे रहे हैं हम लोग। राइट ये खत्म होना चाहिए। अभी खाकान साहब ने इसकी तरफ इशारा किया है, उन्होंने मुख्तलिफ सेक्टर्स की बात की है, लेकिन अभी जो नया बजट आने वाला है, वी मस्ट डिमांड टुगेदर कि ये जो सब्सिडीज हैं, जिसके आईएमएफ अब बहुत जोर शोर से कह रहा है कि जी टैक्स द रिच एंड सपोर्ट द पुअर, तो मामला ये है कि आज तक आखिर आईएमएफ ने ये बात नहीं की थी पब्लिकली, लेकिन अब आईएमएफ भी कहने लगा है। तो हमें ये सोचने की हमें जरूरत है कि हम जो बुनियाद है उसको ठीक करें। and this should have, Bari Sahab, this should have come from our side before it would have come from IMF side. खाकान साहब, इस सेगमेंट का आखिरी सवाल आपसे कि एक तरफ हम लोगों के यहाँ सदका ज़कात देने में पाकिस्तानी नंबर 1 है। आपने लास्ट कमेंट में टैक्स की बात की, अभी वारी साहब ने भी इस तरफ इशारा किया है कि टैक्स द रिच सपोर्ट द पुअर। हमारे लोग टैक्स देने को क्यों तैयार नहीं होते? वजीर आजम साहब को फिक्स टैक्स की बात क्यों करनी पड़ती है, जबकि यहाँ सदका ज़कात, हेल्पिंग द पीपल, हेल्पिंग द पुअर, वो वाली चीज़ें हो रही होती। अनिका, बहुत सी अच्छी गुफ्तगू हुई है। एक तो जनरल सर्वर ने जब ये कहा ना, तो ये याद रखिए, पाकिस्तान को उस दिन ठीक करना शुरू करेंगे जिस दिन कॉम्पिटेंस बिल्ड करेंगे उसको ठीक करने की। ये आईएमएफ पे भरोसा, वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट, कभी हमने अनिका ये नहीं डिस्कस किया कि पाकिस्तान का क्या प्लान है, नंबर 1। दूसरी बात जो सर्वर साहब ने की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इलीट सारी दुनिया में होती है, उन्होंने सही कहा, बट पाकिस्तान की इलीट बड़ी जो है ना, उसकी एक स्पेसिफिक काइंड है। वो ये है कि वो रेंट सीकिंग भी है और वो अनप्रोडक्टिव भी है। वो प्लॉट्स में इन्वेस्ट करके एंजॉय कर रही है, वो फॉरेन अकाउंट्स में एंजॉय कर रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग घट गई है। वो इलीट जो है वो एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन करके यील्ड्स नहीं बेहतर कर रही। सो इट्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ माइंडसेट जिसको हमें चेंज कर रहे हैं। सो ये दो बातें, सो हमने ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब आप आ जाइए टैक्सेशन में। अनिका, दुनिया भर में जब अल कपून को उन्होंने पकड़ा था ना, तो मर्डर पे नहीं पकड़ा था। वो हम अमेरिका में कहते हैं ना, यू कैन गेट अवे विद मर्डर बट यू कांट गेट अवे फ्रॉम द टैक्स पेन। जब तक आप टैक्स का इतना फियर नहीं ना क्रिएट करेंगे, मसलन आप यकीन करें, एंड आई एम नॉट जोकिंग, मुझे अपने हर टैक्स का बड़ा फियर है। क्यों है? इसलिए नहीं कि मैं टैक्समैन से डरता हूं, मुझे इसलिए फियर है कि मैं अपनी इज्जत जो है उसको पामाल नहीं होने देना चाहता। अब ये एक फियर है, बट असल फियर तो वो आएगा ना जी कि आप डरें कि इफ योर टैक्स रिटर्न इज नॉट प्रॉपर, देन ईदर यू विल हैव टू पे सो मच मोर और यू विल हैव टू गो बिहाइंड द बार्स। टैक्स कोई भी नहीं देना चाहता इस चीज पे आकर कि मैं खुश होकर टैक्स दूं। दुनिया भर में इट्स द फियर विच क्रिएट। उसके लिए आपको डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, एक तो हमने पहले तय किया कि सारे एरियाज, ताकि मैं ये आपको ना कह सकूं कि वो नहीं दे रहा तो मैं नहीं देता, ये भी स्टूपिड एक्सक्यूज है, बट चलें कुछ लोग दे देते हैं। और दूसरा, मैं ये देख सकूं कि आप सब लोग जो हैं उनका मैं डेटा मैच कर सकूं, आपने कितने ट्रैवल्स किए। ये असल मेहनत है। इन दी एंड पाकिस्तान का कलीदी मसला इकोनॉमिक कॉम्पिटेंस का है, उसको पब्लिक सेक्टर में ठीक कीजिए, आप देखेंगे कि आपके ये मसाइल जो है वो बेहतर होना शुरू हो। राइट। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। अभी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हम पॉलिटिकल डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन मैं जिस तरह कह रही थी कि इस टाइम पर 1 रुपये
की कदर टके के कंपैरिजन में 0.38 है, यानी 1 रुपया और टके को देख लें आप कितना आगे जा रहा है। इस टाइम पर डॉलर 107 टकाज का है फी डॉलर, और यहाँ बैंक इंटर बैंक 286 का है, जो कि ओपन मार्केट के अंदर 300 से ऊपर बिक रहा है। तो क्या चीज़ है जो पाकिस्तान को गड़बड़ में लपेटे हुए है? हमारे हमसाए सारे तरक्की करते हुए नजर आ रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर डॉलर बेहतर सूरत हाल पे है पाकिस्तान के कंपैरिजन में। सोचना तो पड़ेगा, नहीं सोचेंगे तो गड़बड़ होगी। सियासत पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की मीशत की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सारों का ध्यान ये है कि पंजाब के अंदर जोड़ तोड़ किस तरीके से की जाए। एक तरफ जरदारी साहब कह रहे हैं मैं लाहौर आके डेरा डालूंगा, दूसरी तरफ जहांगीर खान तरीन साहब ने अपने जो है वो 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है नए लोगों को शामिल करने के हवाले से। पीपल्स पार्टी भी धड़ाधड़ लोगों को शामिल कर रही है, जलसे जुलूस भी हो रहे हैं। जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात होने उनकी तैयारियां भी चल रही हैं। लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा किसी को, तो ये समझ नहीं आ रहा कि इंतखाबात के बाद की क्या सिचुएशन होगी, इंतखाबात कब होंगे। जल साहब, इंतखाबात करा दो हमेशा से डिमांड रही, स्पेशली पीटीआई की, और इंतखाबात हो जाएंगे ये मुझे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 8 अक्टूबर या एंड ऑफ अक्टूबर तक तो इंतखाबात हो ही जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारी सारी सियासी पावर्स, सारे सियासी लोग इस बात पर तैयार ही नहीं है कि अगर कोई ऑपोजिशन का, उनकी ऑपोजिशन का कोई लोग जीत जाते हैं तो उसको धांधली ज़दा इंतखाबात ना कहा जाए। आज फिर एक बार दोबारा फजल रहमान साहब ने एक ऐसी बात कर दी कि जिससे ऐसा लगता है कि जैसे इस तरह के हालात में इंतखाबात की तरफ ना जाने का भी एक सोच पाई जा रही है हुकूमत में। इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी नहीं जल साहब? देखिए, स्टेबिलिटी तो बढ़ रही है बाय द आवर, ये नहीं कभी हफ्तों की बात है, बाय द आवर स्टेबिलिटी बढ़ रही है। वो कैसे बढ़ रही है? देखिए, पॉलिटिक्स में किस जमाने में कोई आइडियोलॉजी थी, कोई लेफ्ट का था, कोई राइट का था, उससे निकले हम इकोनॉमी की तरफ आ गए, उससे निकले तो अब हम भारत नैरेटिव पे आ गए हैं। एक नैरेटिव था चलाया एक पार्टी ने, वो चला, उसके बाद जो बदकिस्मती हुकूमत आके बैठ गई, तो बात तो आके बैठ गए। अब गले में ढोल बजा हुआ था, कोई समझ नहीं आ रही थी क्या कर रहे हैं। अब इन्होंने एक उल्टा नैरेटिव बना के जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, देखिए, दिस एवरीथिंग इज नाउ रिवॉल्विंग अराउंड जी 9 मई को। 9 मई वाज द मोस्ट टेरिबल डे एज फार एज आई एम कंसर्न्ड। उसके जो जिन लोगों ने भी किया, जिन्होंने फैसिलिटेट किया, जो भी किया, उनको सजा मिलनी चाहिए। बट 9 मई से पहले के पाकिस्तान में भी तो नजर डालें आप, क्या था पाकिस्तान। यूथ बल जाए आपका 65% आपकी आबादी का, उनमें से आप ये कभी आप नीका गौर कीजिए कितने वो लोग हैं जिनके वालिदैन ने अपनी पूरी पूंजी, जमा पूंजी लगा के लोगों को पढ़ाया है। उन बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। अगर नौकरी मिल रही है 10, 20, 30 हजार की मिल रही है, आप वो फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि नहीं होंगे उसके? उनके बारे में किसी ने सोचा? व्हाई आर दे गोइंग टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग? वो क्यों नहीं मेन स्ट्रीम, उनकी जो थिंकिंग है क्यों बैलेंस नहीं है? ठीक। फिर उसके बाद 9 मई के बाद जब कुछ हो रहा है, अब जो कुछ हम कर रहे हैं, जिस बहिमाना तरीके से ताकत का इस्तेमाल हो रहा है, उससे आपका क्या ख्याल है? आर यू विनिंग फ्रेंड्स? पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन है उसको आपने पहले मैंने सिर्फ एक फैक्टर की बात की 9 मई से पहले का, उसके बाद जो कुछ कर रहे हैं, वी आर एडिंग टू दैट लॉट जो फ्रस्ट्रेटेड है इस वक्त, जो गुस्से में है इस वक्त, चुप कर जाएंगे डर के मारे लोग उससे। पीडीएम का क्या ख्याल है कि ये जिस तरीके से लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, अफवाह की भरमार हो रही है, ठीक है, लोग डर जाएंगे, लोग अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, लोग मार खाना नहीं चाहते, नहीं करेंगे इसको। लेकिन क्या वो लोग जो इसका शिकार हो रहे हैं, या उनके जो अहले खाना है, या उनके मुतालिक लोग हैं, क्या वो चीज कभी भूल जाएंगे? राइट। अच्छा, आप फजल रहमान साहब की बात करें, उनका तो स्टेक सिस्टम है ही नहीं है। ठीक। उनका सिर्फ एक है कि केपी में किसी तरीके से उनको आप बिठा दे, बस, दैट्स इट। राइट। अच्छा बारी साहब, मसला पाकिस्तान के अंदर ये है, शख्सी, खानदानी या फिर एक लीनिएज वाली सियासत तो हमें यहाँ नजर आ रही है। पॉलिसी बेस्ड पॉलिटिक्स किधर है? कोई उम्मीद भी रखें कि कोई पॉलिसी बेस्ड पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर आएगी?
देखिए, मेरा ज़ाती ख्याल है और मैंने इसके ऊपर बड़ी तहकीक की है। अगर आप मुझे थोड़ा टाइम देंगे मैं जी उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा। बिल्कुल। ये जो हमारे यहाँ हर चंद साल के बाद एक बहरान पैदा होता है, सियासत का भी, मईशत का भी, उसके पीछे बुनियादी तौर पर यही वजह है कि पाकिस्तान में जो सियासत है उसकी उसकी तरक्की, सियासत की तरक्की होना बड़ा ज़रूरी होती है। सियासत की तरक्की क्या है? जिसको हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहते हैं कि जो मुल्क हैं उसके अंदर जो सियासी जमातें हैं वो डेमोक्रेटिकली फंक्शन करें, वो उनके अंदर जमहूरियत हो। पाकिस्तान उस मुल्क के अंदर जो सिविल सोसाइटी है, जैसे लेबर यूनियंस हैं, जिस तरह बार एसोसिएशंस हैं, इसी तरह शुगर मिल्स की एसोसिएशंस हैं, तो बहुत सारी एसोसिएशंस और बहुत सारे जो दानिशवर हैं, ये सारी सिविल सोसाइटी होती है और वो इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल पावर और जो जो बेनिफिट है, फाइनेंशियल बेनिफिट के, वो अपना जो है बैलेंस बैलेंस करती हैं समाज के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, और जो मुआशी पॉलिसियाँ हैं उनको भी बैलेंस करती हैं। पाकिस्तान में हुआ ये है कि एक तो हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है मैं समझता हूँ फ्लॉड है, इसके बारे में मैंने बहुत लिखा है। और अभी अभी आप देखें कि टर्की में इंतखाबात हुए हैं, टर्की में भी हमारी तरह 4 मार्शल लगे थे, लेकिन वहाँ जो सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत है वो हमसे कोई 300 गुना बेहतर है। राइट। अभी आप देखें कि टर्की में प्रेसिडेंट के लिए जरूरी है कि 50+ वोट लेगा तो वो प्रेसिडेंट बन सकता है, अदरवाइज वो रन ऑफ इलेक्शन होते हैं, यानी कि सेकंड राउंड होता है। अर्दोगान साहब जो हैं वो 0.52% वोटों से रह गए थे, जिसकी वजह से राउंड टू पे दोबारा जाना पड़ा। रन ऑफ इलेक्शन हुआ है और उसके ऊपर अरबों डॉलर दोबारा खर्च करने पड़े। लेकिन पाकिस्तान में अगर होता तो ये हर पोलिंग स्टेशन पे 10-12 वोट आप एक्स्ट्रा डाल देते तो वो 50+ हो जाता और वो जीत जाते बारिश और वो साहब, सब कुछ कर बारिश देते। साहब, आई एम सॉरी आई एम लेकिन कटिंग यू आखिर शॉर्ट। मैं आपसे ही बात का आगाज करूंगी लेकिन मुझे क्विकली ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बारी साहब, आप जहां से आपकी बात मुनक़ता हुई थी वहीं से स्टार्ट करिएगा। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा था कि टर्की में इंतखाबात होते हैं, अर्दगान साहब जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं, उनके बारे में कहा जाता है वो बहुत अथॉरिटेरियन हैं, लेकिन उन्होंने भी, ये उनकी मजाल नहीं थी कि वो इलेक्शन के प्रोसेस में कोई रिगिंग का जो है वो दूर दूर तक कुछ कोई कोशिश करते। उनके कंट्रोल में सारी रियासती मशीनरी है, लेकिन रियासत की इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट से बहुत ज़बरदस्त उसका इजहार हुआ है कि उन्हें चंद 1% से भी कम उनको वोट चाहिए थे पहले राउंड में जीतने के लिए, तो मैं ये समझता हूँ। और इसी तरह आप देखें उनके जो है तकरीबन 90% लोगों ने वोट डाला है, 50+ वोट डले हैं तो वो प्रेसिडेंट बने हैं। इसी तरह जो ओवरसीज टर्किश लोग हैं उन्होंने 50% उनका टर्न आउट है। हर बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 4-5 लोगों पर मुश्तमिल पोलिंग बूथ बनाया गया था, जिसमें 2 इलेक्शन ऑफिस के लोग थे और 3 बड़ी पार्टियों के एक नुमाइंदे थे। तो जहां पर विल है वहां पर जो डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट है वो होती है। वहां पर भी मार्शल रहे हैं, वहां पर भी मिलिट्री रूल रहा है, हमारे यहाँ भी रहा है, साउथ कोरिया में भी रहा है, हमारे यहाँ इंडोनेशिया में भी रहा है। ये सारे मुल्क हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, हम वहीं नहीं खड़े, हम और पीछे चले गए हैं। हमारी जो सोशल डेवलपमेंट है, हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, नाउ वी आर कॉल्ड द सिक मैन ऑफ साउथ एशिया। पाकिस्तान हैज बिकम सिक मैन ऑफ साउथ। यस, अग्रीड अग्रीड। तो एंड हम इसलिए जहाँ मैं सोचते हैं कि हम रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं, बारी साहब, जहाँ हम सोचते हैं हम रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं, वहाँ हम और खड्डा खोदने लग जाते हैं। तो असल में बात यह है कि देयर इज अ प्लान बी जिसके ऊपर अमल दरामद होता है। जो प्लान ए है
जो हमारा आइन है, कानून है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता है। राइट, देयर इज अ प्लान बी, और प्लान बी के ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाले लोग जो हैं उनको सियासत के अंदर से ऐसे टोडी मिल जाते हैं, ऐसे स्टूजेस मिल जाते हैं जो उनका पर्पस हल करते हैं, और कुछ क्रम्स वो खुद भी ले लेते हैं, और जिसकी वजह से हमारी अंडर डेवलपमेंट जो है वो जारी है। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जैन साहब बात कर रहे थे बारी साहब, हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस डेवलपमेंट तो हो सकती है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हुए मुश्किल है। कोई सियासी जमात बता दें जो बल्दियाती इंतखाबात को बड़े सुकून से होने दे। अभी आपके पास सिंध में बड़ी वाज़ेह तौर पर एग्जाम्पल है, इस्लामाबाद में PMLN ने नहीं होने दिया, किस ज़माने में PTI पंजाब गवर्नमेंट में थी तो पंजाब के उन्होंने इंतखाबात नहीं होने दिए थे बल्दियाती। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो खुद हमारे पॉलिटिशियंस नहीं होने देना चाहते हैं, हम और किससे क्या शिकायत करें? देखिए, पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान में रही नहीं, देयर इज नो प्रिंसिपल इन्वॉल्व, देयर इज नो आइडियोलॉजी इन्वॉल्व। ये पावर है वो इसलिए है कि आपका जहां पे मनी जनरेशन होना है, जहां पे आपको कानून बनने हैं, जो पावर है दैट इज सेंटर्ड समवेयर एल्स। जो चीफ एग्जीक्यूटिव है आपका, वो सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, वो थ्रू दिस मैकेनाइजेशन जो भी हो रही है पाकिस्तान में, जो आइन का हमने कर दिया है, ही कंट्रोल्स दैट इंस्टीट्यूशन which is supposed to be a check on him। मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट पे चेक होनी चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट क्या है, वो पार्लियामेंट 2 या 3 बंदों के हुक्म पे चलती है। वो ही अगर ज्यादा मेजॉरिटी में हो तो एक बंदे के हुक्म पे चलती है। ताकत उसके पास है, पैसे जनरेशन उनके पास है, वो रिसोर्सेज उनके पास है, कवानीन उनके पास है। आप देखिए ना, पिछले सिर्फ 1 साल से देख लिए कवानीन क्या बने आपके लिए। सही। क्या इसमें से कोई एक कानून भी है जो पाकिस्तान में अवाम की बेहतरी के लिए है? ये तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इसलिए ये जो अब है ना डोल आउट्स और जिस तरीके से ऐसे इन्होंने जो हमारे सिस्टम को हमने जकड़ के रखा हुआ है, इससे बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इस बात का है जी कि ये जो 25 करोड़ अवाम से पूछ नहीं रहे, एक जहांगीर तरीन साहब को पार्टी बना रहे हैं, को फलाना पार्टी बना रहा है, और भाई वोट तो इन 25 करोड़ लोगों ने देना है ना। इनमें से आई कैन नाउ टेल यू, आई एम नॉट श्योर विद परसेंटेज, बट द पीपल आई मीट एंड टॉक टू, उनमें से 80% लोग कहते हैं छोड़ो ये पॉलिटिक्स, ये बिल्कुल जो बातें करते हैं मैं आपको कह नहीं सकता। ये मतलब एतबार उठ गया जान साहब, वक्त खत्म हो गया है, लेकिन एतबार उठ गया पॉलिटिक्स से लोगों का, और ये बड़ा खतरनाक काम है। हम वहाँ 90% की बात कर रहे हैं टर्की के टर्न आउट की, यहाँ 50% से ऊपर हो जाता है, हम कहते हैं बल्ले बल्ले बड़ा टर्न आउट था। और यही सबसे बड़ा मसला है कि लोग अपने वोट के हक को इस्तेमाल करने के हवाले से भी शक रखते हैं। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिएगा। जान साहब, बारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अल्लाह हाफिज़।